हाय हेलो सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और आज इंडस्ट्री से जो एक्टर हमारे साथ हैं उन्होंने बॉलीवुड में मैं कहूंगी अभी शुरुआत ही की है, लेकिन उनकी ट्रांसफॉर्मेशन को, उनकी कड़ी मेहनत को देखकर लगता है दैट ही इज द रियल सुपरस्टार ऑफ द इंडस्ट्री। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट आयुष शर्मा हु इज विद अस राइट नाउ। एक चॉकलेटी बॉय इमेज से उनको आप एक गैंगस्टर के किरदार में दिखेंगे। सो लेट्स वेलकम हिम फर्स्ट। आयुष, बहुत बहुत स्वागत आपका, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। सो आयुष, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को देख के ना अब और ज्यादा परफेक्ट हो गई हूँ मैं। इतनी मेहनत कोई कैसे कर सकता है? जी, अगर आपके पास एक फिल्म आएंगी जिसमें सलमान खान आपके साथ होंगे, सब मेहनत ही करनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं होते फिर। ये तो बात सही कही। वैसे नेशन वांट्स टू नो, सलमान सर से पूरी ट्रेनिंग लिया ना? नहीं, इस बार उन्होंने मेरे को बोला खुद ही करो। अच्छा, खुद से कहते करना है जो। मैंने बोलते पहली पिक्चर तक मैंने तुम्हें बहुत सिखा दिया, अब उसके बाद तुम अब खुद ही करो। हाँ खुद ही जाके अपनी ट्रेनिंग करो, खुद ही जाके बॉडी बनाओ, जैसा तुमको करना है तुम वो करो। हाँ तो हाँ। उन्होंने इस बार मुझे कहा था कि अब तुम अपनी बॉडी अपने मुताबिक बनाओ, हम्म जैसे और जैसे तुमको इस फिल्म में दिखना है वैसे तुम आओ। वेरी नाइस। तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा लग रहा है। पर इससे पहले कि मैं उस ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ भी बात करूं, मुझे पता है क्या लगा अंतिम का टाइटल देखकर? मुझे लगा द फिल्म शुड हैव बीन रीटाइटल्ड एज आगाज, क्योंकि आयुष का तो अभी आगाज ही है ना ये। जी, मैंने मैंने अपने डायरेक्टर साहब से पहले कुछ कहा था। मैंने कहा सर ये टाइटल थोड़ा नेगेटिव नहीं है, अंतिम। अच्छा। कहते बोलते अंतिम, अंतिम से हम्म ही कुछ अंत होता है, तभी कुछ शुरुआत होती है। क्या तो बात। कभी कभी या तो अंतिम के बाद की शुरुआत जो जिसे कहते हैं ये वो है। बट अंतिम के कभी कभी नेगेटिव कॉनोटेशंस है, कभी कभी पॉजिटिव भी होते हैं। जैसे हम्म मेरे बैड लक का अंतिम है, या हम्म ये बैड लक अंतिम होने से ही गुड लक की शुरुआत हुई। तो कहते हैं इसको हम्म वैसे लेके चलो, तो ऐसे चलो ठीक है। अब आपको आई थिंक अगर आपको लगता है ये टाइटल अच्छा है तो प्लीज लेट्स गो फॉर इट। एब्सोल्युटली। और महेश सर एज अ डायरेक्टर बहुत स्ट्रिक्ट है या लीनियंट है? ये बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। अच्छा। मतलब उनके साथ ओके। अगर आपको एक एक्टिंग वर्कशॉप में जाना है, एक फिल्म कर लीजिए, उनके साथ पूरा एक्टिंग वर्कशॉप आपको इंसान बना देते हैं। हमें जब हम लोग जब अंतिम शूट कर रहे थे तो 18-18 19-19 घंटे हम लोग सेट पे रहते थे। और हम्म कुछ कुछ ही घंटों में हमको वापस सेट पे आना होता था। तो कभी कभी हम्म तो मतलब कोई 2 महीने तक मैं अपने घर नहीं गया, 2 महीने तक मैं वैन में हम्म सोता था। तो ये वैन ही मेरा घर हम्म बन गया है, ये वैन ही मेरा यहीं पर मैं लोगों को मिलता था। तो आई थिंक 2 महीने जो हमारी ट्रेनिंग हुई हम्म महेश सर के साथ, बहुत मजा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला। आई थिंक उन्होंने सबसे पहली चीज जो की कि एज अ कलाकार जितना नॉलेज मेरे पास है वो सब हम्म खत्म किया। उसके बाद हम्म फिर से वापस ट्रेन किया, फिर से सिखाया कैसे ये अनलर्न चीज कराया। अचीव करनी। हम्म जी, कि पहले पूरे जितनी भी एक्टिंग आपने की है, सीखी है, जो आपके एक्टिंग इमोशंस हैं, हम्म सब चीजें हम्म अनलर्न करवाई। और उसके बाद आपको वापस सिखाया कैसे कैसे कैरेक्टर में जाना है, क्या करना है। और आई थिंक बहुत मजा आया उनके साथ काम करके। आई थिंक हम्म वो एक जितने रिस्पेक्टेबल एक्टर हैं उससे कहीं ज्यादा रिस्पेक्टेड डायरेक्टर्स हैं। और उनके हम्म काम, उनके साथ सीखना, आई थिंक यू नीड टू बी वेरी लकी कि आप उनसे उनके हम्म साथ पिक्चर करें और सीखने का मौका मिले। ऑब्वियसली ही इज अ सीजन्ड एक्टर, हम उनको इतने सालों से देख रहे हैं। एज अ डायरेक्टर भी ही इज वेरी नाइस, जी, वी नो दैट। तभी मैंने आपसे पूछा कि वो सेट पर कैसे हैं, स्ट्रिक्ट है या लीनियंट है। बट देन आई वांट टू नो कि आयुष को राहुलिया बनने में कितना वक्त लग गया? 3 साल लग गया ना, 3 साल, 3 साल? 3 साल ओके। कांस्टेंट ट्रेनिंग। पहले तो पहला गोल था कि फिजिकली जो मुझे लुक चाहिए कैमरा के लिए वो लाना, हम्म जिसके लिए मुझे कम हम्म 16 किलो अपने ऊपर डालने पड़े ट्रेनिंग कर अच्छा। करके। उसके लिए तीन हम्म साल लग गए, जिसमें आपको रोज बहुत सारा खाना खाना है, बहुत सारी हम्म दिन में 2 बार ट्रेनिंग हम्म करनी है, वर्कआउट करना है, और जाके ताकि आप कैमरा पे ज्यादा डिफरेंट दिखें, ताकतवर हाँ दिखें, गैंगस्टर का लुक ला सकें। हाँ इसके बीच में कहीं ना कहीं उसके लुक कैसा होगा, उसके बाल कैसे होंगे। तो उसके लिए एक बार मैंने अपने बाल शेव कर लिए थे कि मेरे सिर, अगर स्ट्रेट कर। सिर मैं जी, अगर मैं टकला हो जाऊंगा तो कैसा लगेगा कैमरा पे। अच्छा, तो वो ओके। भी हमने एक्सपेरिमेंट किया ट्राई हम्म करने के लिए कि वो कैसे ट्रांसफॉर्म उसको हम कर सकते हैं। मगर उसके हम्म उस टाइम पे मैंने ये बात रियलाइज की थी कि कहीं ना कहीं मैं अपने कैरेक्टर को, ये बहुत फोर्स्ड लगेगा इसका टकला होना, तो इसमें कुछ नया लुक आज, क्योंकि ये किरदार जो है ये अभी का गैंगस्टर, ये हम्म 2020 में अगर आज पुणे में रहता है
तो उसका आज का दिमाग होगा, कैसे आज के लोग हैं वैसा होगा, तो उस पर काफी काम हुआ। बट मोर देन एनीथिंग आई थिंक इस किरदार के लिए जो दिमाग दिमाग की कैपेबिलिटी थी वो बदलना बहुत जरूरी था। कि जैसे हम सोचते हैं, हम फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं तो हम सबको हीरो बनना होता है ना, हीरो जो हीरो होता है वो ये करता है, हीरो है जो वो करता है। यहाँ पे आप ग्रे कैरेक्टर हो, आप उसके बिल्कुल उल्टे हो, तो आपका रोमांस करने का तरीका भी डिफरेंट है, आपके लड़ने का तरीका भी डिफरेंट है, आपका बात करने का तरीका भी डिफरेंट है, आपकी आवाज भी डिफरेंट होगी, तो एक्सप्रेशंस ऐसे होंगे। तो आई थिंक वो सब चीजों में काफी काफी काम करना पड़ा। And how challenging was that to be a hero and villain at the same time in the movie? आई थिंक मेरे लिए सबसे पहला नोशन ये था कि जब मैं एक ग्रे कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ तो मैंने कहा यार एक ही होता कि यार ये कोई इंसान अपनी जब बच्चा होता है वो कोई हीरो विलन नहीं होता है, उसके एक्सपीरियंसेस उसको हीरो बनाते हैं या उसके एक्सपीरियंसेस उसको विलन बनाते हैं, और उसकी चॉइसेस कि इंसान अपनी जिंदगी में क्या चॉइसेस लेता है। कभी कभी मुश्किल मौकों पे हम लोग हमेशा सोचते हैं कि यही चीज करना सही है, बट कभी कभी वो करेक्ट चॉइस नहीं होती आपकी लाइफ के लिए, आप कैसे वैसे उस चीज को बन जाते हैं, वो चीज मुझे समझना बहुत जरूरी था। और सबसे ज्यादा बड़ा अंडू करना था कि वो एक माइंडसेट, अपने आप को जज करना, अपने किरदार को जज करना कि मेरा किरदार ऐसा तो नहीं लगेगा। इसमें मेरे जो खुला हाथ दिया था कि आपको जो करना है करो, जो जितने आप पागल बन सकते हो बनो, ये स्क्रीन प्ले की स्टोरी है, इसमें एक कैरेक्टर आर्क है और आपको वो पूरा पूरा जस्टिस मिलेगा बाय द एंड ऑफ इट। एब्सोल्युटली। बट देन कई बार होता है ना, जैसे हमने देखा कि बहुत सारे एक्टर्स ने एज हीरोज ने बॉलीवुड में इस तरह के किरदार किए हैं, तो आपने रेफरेंसेस लेने की कोशिश की किसी से? नहीं, मैं मुझे पता था कि ऐसी क्या होता है कि जब आप किसी से, बहुत एक्टर्स का बहुत खूबसूरत काम होता है, बट जब आप किसी एक्टर के काम को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, आप कहीं ना कहीं उसे कॉपी भी कर देते हैं बिना जाने पहचाने कि आपको रियलाइज नहीं होता कि मैं उनको एक्चुअली कॉपी कर रहा हूँ। कभी कभी आपको किसी के डायलॉग डिलीवरी बहुत पसंद आती है कि आप कहते हो यार मुझे ये चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैं पहली बार एक्टिंग स्कूल गया था तो हमने इतने बच्चन साहब की इतनी पिक्चरों को देखा है इतनी बार कि पहला डायलॉग ही वैसा निकलता था बच्चन साहब की तरह, कि एक्टिंग का मतलब है बच्चन साहब, कि अब हम आवाज भारी करके हम बच्चन साहब की तरह देंगे। तो उसमें कहीं ना कहीं आपके आप खुद कौन है वो आपको प्रेजेंट नहीं कर पाते। इसलिए इस जर्नी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि मैं सिर्फ किरदार समझूं और उसको अपने मुताबिक करूं, जो मुझे लगता है ये कैरेक्टर होगा। कोशिश यही थी कि मैं अपने आप को, आयुष अगर रावलिया होता तो वो क्या बनता, वो चीज लाने की कोशिश की। अच्छा, पीपल हैव वॉच्ड यू मोर लाइक, जैसे आपको लव यात्री में देखा, एक चॉकलेटी बॉय की इमेज उनके दिमाग में आती है जब हम आयुष के बारे में सोचते हैं, इसमें एकदम डिफरेंट है। तो ये डेलिबरेटली ब्रेक करने का सोचा था इस इमेज को? जी, मेरे को एक पहली चीज है, एज ए मैं अपने आप को एक एक्टर नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ मैं स्टूडेंट हूँ। मुझे एक्टिंग सीखने में मजा आता है, मुझे कोई चीज नई चीज करने में मजा आता है, क्योंकि आपको लगता है कुछ नया कर रहा हूँ, आज कुछ नया सीखने को मिला, आज कुछ करने को नया मिला। वैसे ही जब आप डिफरेंट डिफरेंट रोल्स करते हैं आपको एज एन एक्टर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई ऐसे इमोशंस होते हैं जो आप कहते हो यार हाँ यार ये उस फिल्म में मैं यूज कर सकता था, ये अच्छा है, ये चीज कर सकता था मैं। तो मुझे कहीं डब्बे में बंद नहीं होना था कि कोई मेरे को बोले कि अरे आयुष है तो वो रोमांटिक कॉमेडी वाली फिल्म के उसको दो, वो इसी फिल्म के लायक है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जितने डायरेक्टर हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जितने प्रोड्यूसर्स हैं, उन सबको एक क्रेडिबिलिटी लगे कि ये कुछ भी कर सकता है, ये रोमांटिक कर सकता है, ये एक्शन कर देगा, ये गैंगस्टर बन जाएगा, ये ग्रे बन जाएगा, ये कॉमेडी, मैं कॉमेडी करना चाहता हूँ, मुझे कॉमेडी भी करनी है, मुझे कहीं ना कहीं लोगों को हंसाना है, एक बार ट्राई करना है। क्योंकि क्या है कि मुझे अभी मुझे अपने ऊपर कोई बॉलीवुड का बॉक्स ऑफिस का प्रेशर नहीं चाहिए कि अरे इसकी फिल्में कितने बॉक्स ऑफिस कमाती है, क्योंकि अगर मैं डिफरेंट रोल्स करता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे भी पता चलता है मैं किसमें अच्छा हूँ किसमें खराब हूँ। जब मैंने लव यात्री खत्म की थी और जब मुझे अंतिम मिली थी, मुझे ऐसा बहुत डर लग रहा था कि मैं शायद से कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या पता मैं हॉरिबल हूँ उस फिल्म के अंदर, कहीं मैं बिल्कुल ही जस्टिफाई नहीं कर सकूं ये फिल्म। बट वो चैलेंज ने से कुछ अच्छा ही निकला, कुछ ना कुछ आपने ट्रांसफॉर्म किया, कुछ हार्ड वर्क किया, और मुझे लगता है कि इसके बाद भी जब मैं नेक्स्ट फिल्म करूंगा तो उसमें कुछ चैलेंज मिलेगा तो और मजा आएगा। बट आई थिंक ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाला जहां तक है, अभी एक्टर्स के दिमाग में या मन में ये प्रेशर थोड़ा सा कम होता है विद द एडवेंट ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। हालांकि अंतिम इज रिलीजिंग, गेटिंग अ थिएट्रिकल रिलीज, बट स्टिल। जी, आई थिंक वो है, क्योंकि आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पहले आपको एक चीज थी कि हर फिल्म थिएटर में आएगी, तो आपको कहीं ना कहीं एक खूबसूरत कहानी
एक कहानी है जो आपको पता है ये ऐसे ही खूबसूरत है, उसके अंदर मुझे कहीं ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि ये कहानी थिएटर में लोग उसको जाके देख सकें, कि जैसे हमारी हमारी लैंग्वेज में कहते हैं टिकट का पैसा वसूल करवाया कि नहीं करवाया। तो हमको टिकट का पैसा वसूल कराने के लिए हम गाने डालते हैं, हम लोग ऐसे एलिमेंट्स डालते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एक ऑडियंस देख सके, जैसे फैमिली ऑडियंस भी आ जाए, बच्चे भी इस फिल्म को देख लें, पेरेंट्स भी जाके फिल्म को देख लें, ताकि हमारी लार्जर ऑडियंस पिक्चर देखे। बट कभी कभी कुछ कहानियां होती हैं जो बहुत खूबसूरत कहानियां होती है, जिसमें आपको पता है कि ये शायद से बॉक्स ऑफिस पे ये घर पे इंसान देख सकता है एज अ कहानी, बट अगर आप किसी को बोलेंगे कि आप थिएटर में आके पिक्चर देखिए, तो शायद से ये इतना इतना वो काम नहीं, बस नहीं क्रिएट कर पाएगी। और कहीं ना कहीं खूबसूरत कहानी एक बॉक्स ऑफिस नंबर के वजह से उसे वो कहानी को एक नेगेटिव में देखा जाएगा कि यार ये फिल्म फ्लॉप हो गई, अरे फिल्म फ्लॉप हो गई, बट एक्चुअली ये कहानी बहुत खूबसूरत है। इसलिए मैं चाहता था, कहीं वो एक्टर के लिए बून है कि आप कहीं ना कहीं उसको ओटीटी पे ले जा सकते हैं, और वो पिक्चर लोग उस कहानी को कहानी के तौर पे देखेंगे और आपकी एक्टिंग को आपकी एक्टिंग के तौर पे देखेंगे। अच्छा, वैसे सलमान एज अ रिलेटिव या एज अ फैमिली है आपके, तो भाई की तरह तो वो आपको अलग नजरिए से देखते होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन एज एन एक्टर ऑफ कोर्स वो आपके मेंटोर भी हो सकते हैं। आई डोंट नो अबाउट दैट बट स्टिल आई एम सेइंग दैट। तो सेट पर कुछ टिप्स मिलती थी उनसे जब वो सेट पे होते थे? जी, मुझे याद है कि मैं जब उनके पास पहला सीन करने के बाद उनके पास गया था कि सलमान भाई आपको कैसा लगा मेरा काम, मैं कुछ चेंज करूँ अपनी तो कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो यार बेटा, मैं खुद एक एक्टर हूँ, अगर मैं तुम्हारा रोल प्ले कर रहा होता तो मैं उसको अलग अंदाज में करूँगा, ओके। बट मैं तो इसलिए मैं तुम्हें गाइड नहीं करूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं तुम्हें गाइड करूंगा तो मेरी एक्टिंग कॉपी करोगे, जो कहीं ना कहीं ऑडियंस बोलेगी मुझे फ्रेम में दो सलमान खान नहीं चाहिए, मुझे एक सलमान खान एक आयुष शर्मा चाहिए। तो तुम्हें कोई भी एडवाइस चाहिए अपने डायरेक्टर से जाके लो, यहाँ पे हम सिर्फ एक्टर्स हैं, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा, दैट्स इट। तो आई थिंक उनका एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि जबकि वो इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं, इतने सीजन एक्टर हैं, वो अपनी आइडियोलॉजी किसी और पे थोपते नहीं है। वो कहते हैं कि आप अपने आप को ग्रो करो एज एन एक्टर। तो आई थिंक दैट इज वो उन्होंने कुछ सजेशन दिए नहीं इस फिल्म में, कहते आप बस अपना काम करो, जो तुझे करना है एज एन एक्टर, जो तू चाहता है ऑडियंस देखे वो कर दे। अच्छा, हालांकि आयुष इज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग इन द ट्रेलर एंड आई विश कि दर्शकों को वो बहुत पसंद भी आएगा जब वो फिल्म देखेंगे फुल फ्लेजेड। बट देन जब फिल्म ये चल रही थी तो सलमान का जो बज है या जो उनकी फैन फॉलोइंग है वो एक अलग ही लेवल की है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो आयुष के मन में कोई प्रेशर था इस बात को लेके कि आयुष का किरदार बीइंग द हीरो ऑफ द फिल्म इवन इफ थोड़ा सा भी ओवरशैडो ना हो जाए बिकॉज सलमान भी फिल्म में है? नहीं मैम, एक्चुअली तो कहानी हमारे ऐसे लिखी है कि इसमें दोनों पैरेलल लीड कैरेक्टर्स हैं, तो ऐसा कोई हीरो नहीं है, दोनों पैरेलल लीड्स हैं, दोनों इस कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जानता था कि उनका प्रेजेंस एक बहुत डोमिनेटिंग प्रेजेंस है फिल्म के अंदर, उनका नाम बहुत, बट कहीं ना कहीं मैं जानता हूं कि मैं अभी अभी कोई मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मैं जाके सलमान खान से को ओवरशैडो कर दूं, ये हो ही नहीं सकता। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि अगर मैं बस अपनी प्रेजेंस इस फिल्म में जस्टिफाई कर दूं कि मैं ये रोल में क्यों, बस मैंने वो प्रेशर कभी लिया ही नहीं कि सलमान भाई के साथ मैं ओवरशैडो ना जाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े बड़े एक्टर्स ओवरशैडो हो जाते हैं उनके सामने, तो मैं तो अभी सेकंड फिल्म में हूं। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी कि मैं अपनी प्रेजेंस अपने काम को जस्टिफाई कर दूं कि मुझे ये फिल्म रोल क्यों दिया गया। ओवर एंड अबव दैट वो एक सुपरस्टार हैं, उनके उनके फिल्म में आने से एक फिल्म बहुत ज्यादा ऑडियंस के पास जाती है, लोग ज्यादा से ज्यादा लोग देखते हैं, और मुझे कहीं ना कहीं इस बात की खुशी थी कि उनके थ्रू मेरा काम भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा पाएगा, वो भी मेरा काम को देख पाएंगे, तो मेरी ऑडियंस एक्सपेंशन होगी। तो मेरे लिए ऐसी कोई टेंशन थी नहीं कभी कि मैं ओवरशैडो हो जाऊंगा उनसे, या कभी वो मतलब एज इन कभी कभी कहते हैं ना कि जो घोड़ा हमेशा रेस को जीतता है, नए घोड़े तो हमेशा अपनी पहली बार भाग रहा है, उसको थोड़ी ना टेंशन है कि वो जीतेगा, वो तो ऑलरेडी क्या। मेरे लिए तो इज ए लर्निंग इंस्टीट्यूट है, मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है। सो सलमान से अगर लर्निंग्स की बात करें तो क्या क्या सीखने को मिलता है उनसे सेट पे जब वो होते हैं तो? जी, आपको कहीं जब आप किसी भी बड़े सुपरस्टार से काम करते हैं, मैंने अभी इनके साथ काम किया तो बहुत कुछ देखा कि एज एन एक्टर वो अपना वो कंडक्ट करते हैं, उनका मेथोडोलॉजी क्या है सीन का, वो कैसे को परसीव करते हैं, वो कैसे इम्प्रोवाइज करते हैं, कैसे वो अपने आप अपने एक हर एक कैरेक्टर के अंदर अपना एक एलिमेंट कैसे डालते हैं, कैसे वो। अच्छा, जैसे मैं हमेशा ये मेरी थ्योरी है, मेरी पर्सनल थ्योरी है कि स्टार जितना बड़ा होता रहता है उनके कैरेक्टर्स और उनकी जिस बॉटल में वो फिट होते हैं वो उतना ही छोटा होता रहता है।
क्योंकि आपकी आपसे ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ जाती है कि बढ़ अच्छा जाती है। ये आप सुपरस्टार हैं तो आप ये नहीं करेंगे, आप सुपरस्टार हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपकी फिल्म में ये होना जरूरी है, ये नहीं हुआ तो फिल्म में गड़बड़ है। तो कहीं ना कहीं उनसे एक्सपेक्टेशन जो एक सुपरस्टार से होती है वो बढ़ती रहती है, और उनके लिए जो कैरेक्टर्स और बॉटल जिनमें वो फिट आते हैं वो बहुत छोटा होता रहता है, नैरो होता रहता है। हाँ, हाँ। सो ये मुझे लगता है, ऐसा मेरी थ्योरी है। तो कैसे अपने आप को इस बॉटल में रख के रीइन्वेंट करते रहना, वो चीज मैंने सलमान रज़ा से सीखी है। वेरी नाइस। वैसे आपको नहीं लगता कि आपकी ये सेकंड फिल्म के बाद ही लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है वो आपसे भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, और आपको ये थ्योरी खुद पर भी आजमानी पड़ेगी इसके बाद? वैसे मैम आपके मुंह में घी शक्कर, दुआ करता हूँ कि ऐसा हो जाए। चॉकलेट ही दे रहे थे, घी शक्कर क्यों खिला दिया? मैं चॉकलेट जो आपको जो मीठा पसंद है, आई होप। चलिए कोई नहीं, वैसे हेल्थ कॉन्शियस रहना पड़ता है, चॉकलेट नहीं खानी पड़ती कभी भी, कोई नहीं, हम घी शक्कर से काम चला लेंगे। आपका मैंने एक वो देखा था, आप कहीं पर बात कर रहे थे तो यू सेड कि राहुलिया के किरदार में जाना बहुत मुश्किल था आपके लिए, यू वर लाइक कन्विंसिंग योरसेल्फ कि कैसे कर पाओगे या नहीं, लेकिन बाद में निकलना मुश्किल हो रहा है इससे। इतना पसंद आ गया राहुलिया आपको? नहीं मैम, आई थिंक रावलिया एज अ कैरेक्टर, जो जो उसका डिमीनर था, जो उसका पर्सनल माइंड स्पेस था, वो धीरे धीरे ये ग्रे कैरेक्टर आपकी, जब आप रोज दिन इन डे आउट, डे इन एंड डे आउट आप वो चीज कर रहे हैं, डे इन डे आउट आपका दिमाग वैसे चल रहा है, आप वैसे कैरेक्टर में रहते हैं। और हम लोग जिस तरीके से हमारा स्केड्यूल था, 8 सीन्स हम दिन में करते थे, एक दिन के अंदर 8 सीन शूट हो रहे हैं, तब 8 सीन के अंदर अच्छा। आप कभी कभी आप ऐसे इस जोन में, कभी आप उस जोन में, तो धीरे धीरे आपको खुद के अंदर वो चीज ब्लेंड हो जाती है आपके अंदर। आपको कभी कभी लगना लग जाता है कि मैं सच्ची में राहुल हूँ, सच्ची का मैं गैंगस्टर हूँ, सच्ची के अंदर मेरे अंदर वो पावर है, सच्ची में एक जो, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि एक इस कैरेक्टर का अंदर का एक डार्क, एक एम्प्टी वेल है इस कैरेक्टर के अंदर, एक सैड सॉब है इसके अंदर। वो कैरेक्टर, ऑफ कोर्स ही इज द हीरो ना, तो वो तो है ही है, वो तो होगा ही उसमें। या तो उसका कुछ है, तो उसमें वो चीज जब उसको इफेक्ट करना चालू करती है तो आप वो कहीं ना कहीं वो एग्रेशन, अब आप हर दिन आप एग्रेशन दिखा रहे हैं इस फिल्म के अंदर, कहीं ना कहीं कुछ वायलेंट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो आपके रियल लाइफ के डिमीनर पे आ जाता है। तो उससे निकलना बहुत, लाइक आई रिमेम्बर कि कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे हम लोग हेयर एंड मेकअप जब नाके निकलते थे, हेयर एंड मेकअप नहीं होता था, तो लगता था कि यार मैं कितना अलग दिखता हूँ रियल लाइफ में, यार मतलब रावलिया, आपको आदत हो गई थी अपना को रावलिया में देखने के लिए, यू नो। अच्छा, ढेर सारा एक्शन आपने जम के किया, हमने सुना है आपके थंब इंजरी भी आपको हो गई थी, फिर भी आपने शूट रोका नहीं। सच डेडिकेशन यू हैव हैड फॉर द शूट। जी मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, यहाँ पर अच्छा। इस तरफ हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, बट आई थिंक एक एक जोन होता है जब आप एक कैरेक्टर में चले जाते हैं, तो मेरे दिमाग में उस टाइम ये डर था कि अगर मैं यहाँ से वापस घर चले गया तो ये जोन ना टूट जाए, जो वर्ल्ड हमने क्रिएट किया है, ये जो वो अभी मेरा जो माइंड जिस तरीके से इस फिल्म के अंदर है, कहीं ना कहीं ये अगर वापस चले जाऊंगा तो जोन टूट जाएगा, फिर वापस आके वही कुछ टाइम लगेगा वापस उसको रिक्रिएट करने के लिए। सो दैट्स व्हाई आई फेल्ट इट इज नेसेसरी टू दैट शूट कंटिन्यू करके, शूट चलता रहना चाहिए ताकि परफॉर्मेंस जो एक फ्लो में निकल जाएगी तो बेटर रहेगा। तो शूट के दौरान घर जाते थे? नहीं, मिल जाता था? 2 महीने तक हम लोग घर नहीं गए थे, 2 महीने तक मैं वैन में सोता था, अपनी वैनिटी वैन में, और घर नहीं जाता था। ओके, और कितना वक्त लगा पूरे शूट को कंप्लीट होने में? 60 days 60 days 60 days, 2 months। या फिर भी काफी जल्दी आपने फिनिश किया। डिड यू सी द फाइनल कट? जी। ओके, तो कैसा लगा, मतलब आर यू सेटिस्फाइड द वे यू हैव प्लेड द कैरेक्टर? मैम एक एक्टर कभी अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं होता, आई थिंक जिस दिन सेटिस्फाई हो गए उस दिन आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो मुझे अभी भी लगता है कि मुझे और काम करना चाहिए अपने आप पे, और मुझे लगता है कि अच्छा है, ठीक है, बेटर है, बट और बेटर हो सकता है। मैं वेट कर रहा हूँ कि जब ये फिल्म रिलीज होगी और जब सबका फीडबैक आएगा तो और डिटेल में समझ में आएगा कि ऑडियंस को क्या अच्छा लगा, किसमें उनको लगता है मुझे और काम करना चाहिए, तो नेक्स्ट पिक्चर में उसमें काम करके आऊंगा वापस। तो राहुलिया के बाद अभी और कौन से किरदार हैं जो आयुष करना चाहते हैं, मतलब हाउ ही सीज हिमसेल्फ इन व्हिच काइंड ऑफ कैरेक्टर्स? आई थिंक मुझे अभी इसके बाद आई वुड लव टू डू कॉमेडी, मुझे इसका अच्छा, हंसाना है। आई थिंक इसके बाद मुझे अगर कोई कॉमेडी फिल्म मिलेगी तो आई थिंक दैट विल बी ग्रेट। एक कॉमेडी फिल्म, एक्शन मेरे को बहुत पसंद है तो एक्शन तो मैं करता ही रहूंगा, बट आई थिंक बीच बीच में कभी आई वुड लव टू ट्राई कॉमेडी, आई वुड लव टू कम बैक टू रोमांस। मुझे अगर कोई इंटेंस लव स्टोरी मिले, आई वुड लव टू कम बैक टू रोमांस आल्सो इन वन ऑफ द फिल्म्स। आई थिंक अभी मुझे बहुत सारे रोल्स करने हैं। आई थिंक आज जैसे आपने कहा कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आई उम्मीद करता हूँ लोगों को मेरा काम पसंद आए और बहुत सारा काम कर सकूं। ऑफ कोर्स, लोग आपको ट्रेलर में इतना पसंद कर रहे हैं तो फिल्म में कितना करेंगे आयुष। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू
for Antim, the final truth. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for talking to us on Punjab Kesari Navodaya Times, and please take care. So, you too. Thank you so much. Bye. Bye-bye. Take care.